हाय एवरीवन, वेलकम टू आकाश केमिस्ट्री। सो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 5 में हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन बताई थी। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन सीखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमें सबसे पहले पड़ती है डिफरेंशियल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर के लिए जनरल रिएक्शन में कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, वो हमारे पास क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई रेट कांस्टेंट है, वो है के। तो अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लिखूं तो मैंने आपको बताया था दो तरीके से रेट लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल वे है लिखने का और एक थ्योरेटिकल वे भी है लिखने का। तो अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल वे लिखता हूँ तो वो क्या है हमारे पास, दैट रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के और ए की कंसंट्रेशन एन, है ना। एन मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो एन जो है वो मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका थ्योरेटिकल वे जो है लिखने का वो क्या है, आर इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, तो बन जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी। अब मुझे डिफरेंशियल फॉर्म बनानी है, तो मैंने कहा था कि इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को, थ्योरेटिकल को और एक्सपेरिमेंटल को आपस में कंपेयर कर दो। कंपेयर करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म मिल जाएगी डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट ए रेज टू पावर एन, है ना। तो यहीं से मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमारे पास वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर मेरे पास एन की वैल्यू होती है वन तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं एन की जगह पे वन पुट कर दूंगा। तो अगर मैं एन की जगह पे वन पुट करता हूँ तो मेरे पास ये जो डिफरेंशियल फॉर्म बनेगी वो डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बन जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो ये ऐसे इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास देखो, हमें यहाँ से हमें अब क्या करना है, डेरिवेशन स्टार्ट कर देनी है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए अगर इसकी डेरिवेशन देखेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस थोड़ा सा इक्वेशन को। कैसे करेंगे, डी ए को एज सच रहने देंगे और जो इधर ए है इसको इसके नीचे ले आएंगे, है ना। और ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस को मैं के वाली साइड शिफ्ट कर रहा हूँ और ये बन जाएगा डी। अब हम क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। चलो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास डी ए बाय ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। इसकी लिमिट्स लगा देंगे, टाइम की लिमिट्स बन जाएंगी जीरो टू टी, है ना। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब आपको डिटेल में समझाया है कि लिमिट्स हम जीरो टू टी ले रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, टाइम अब जस्ट स्टार्ट हुआ है उस रिएक्शन का, तो हम टाइम इनिशियली जीरो लेंगे और एट पर्टिकुलर टाइम पे टी ले लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी और बाद में कंसंट्रेशन ए टी ले लेंगे। अच्छा एक बात और, ये जो ऐसी वाली इंटीग्रेशन होती है डी एक्स बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है ना। ये चीज़ हमें याद रखना है, ये मैथमेटिक्स से आता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते होते हैं हम लोग ना। तो ये नेचुरल, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए बन जाएगा और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, ए नॉट और साथ में हो जाएगा ए टी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन जो होती है वो टी ही होती है और इसमें लिमिट्स बन जाएंगी जीरो एंड टी। अब हम पुट कर देंगे वैल्यूज को, नेचुरल लॉग ऑफ ए टी, अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस के, ये बन जाएगा टी माइनस जीरो। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से कोई इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बन गया नेचुरल लॉग ऑफ ए टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। अब मैंने आपको बताया था ए नोट क्या है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। रिएक्टेंट की हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नोट ले रहे हैं और ए टी क्या है, कितना अमाउंट अनरिएक्टेड है। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाया है, पूरे अच्छे से समझाया है, आप एक बार जरूर जाके देखें। तो ए टी मेरे पास क्या है, अमाउंट अनरिएक्टेड है। ठीक है, तो
अगर मैं इसको थोड़ा सा रिएक्शन को रीअरेंज करूँ, इसको नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, तो बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ ए टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट दैट इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल, सॉरी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी इस साइड पॉजिटिव था, इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो है ये बन जाएगी हमारे पास दूसरी साइड जाके पॉजिटिव टर्म, है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको लिखने के कई तरीके हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये जो हमारे पास अब हमारी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ चुकी है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। जैसे कि अगर मैं नेचुरल लॉग वालों को इकट्ठा कर लूँ, अगर मैं नेचुरल लॉग वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूँ, जैसे अब इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, देखो फर्स्ट फॉर्म है इसकी नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट, यहीं रहने दो। अब इस साइड माइनस कर दो नेचुरल लॉग ऑफ ए टी, और इस साइड के टी जो है वो पॉजिटिव में बन जाएगा। और आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ, इसको ए मान, नेचुरल लॉग ऑफ ए इन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट बाय ए टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। ये भी हमारे पास क्या है, इसकी अगली नेक्स्ट फॉर्म बन चुकी है, एक फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। ऐसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आई है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये दो फॉर्म्स बता दी, अब तीसरी फॉर्म भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो अच्छा एक बात और, ये हमारे पास क्या है नेचुरल लॉग है ना। जब कभी भी हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स हो और वो किसी वाई के बराबर हो, जैसे यहाँ पे वाई क्या है के टी है और एक्स क्या है ए नोट बाय ए टी, है ना। जब भी हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म होती है, मैं बताता हूँ, जब कभी भी हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई, तब हम क्या करते हैं दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करना क्या है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस होता है ई होता है एक्सपोनेंशियल। जब इसको ई करेंगे तो नेचुरल लॉग से ई कट जाएगा और ये हमारे पास क्या बना देगा एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर वाई, ये इसकी दूसरी फॉर्म बन जाएगी जब हमारे पास ई की टर्म्स में हम इसको लिखेंगे। ऐसे जब हमारे पास log x इज इक्वल्स टू वाई होता है, log का जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। जब log का बेस हमारे पास 10 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 है तो यहाँ पे हम लोग 10 से करेंगे, यहाँ पे e था तो यहाँ से हमने e करा, दोनों साइड हमने e से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो e की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा ये चीज x इज इक्वल्स टू 10 रेस टू पावर y, ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है। हम मैथ्स में पढ़ते होते हैं ना, ये मैं आपको जनरल फॉर्मूले जो हमने यूज करने हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, इसका मैं बता दिया आपको। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, इस ये वाली फॉर्म हमारे पास बनी हुई है। अब ये अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास ए नोट बाय ए टी दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर के टी में, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं मुझे ए नोट नहीं चाहिए, मुझे ए टी की टर्म्स में निकालना है, तो मैं क्या करूँगा ए नोट बाय ई रेस टू पावर के टी यहाँ ले जाऊंगा और ए टी को यहाँ ले जाऊंगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा ए नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी, क्योंकि ये नीचे है जब ऊपर जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाता है ए टी के। यानी कि एक फॉर्म हमारे पास बनेगी ए टी इज इक्वल्स टू ए नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी। ये भी हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही डिफरेंशियल फॉर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये अलग अलग फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप नेचुरल लॉग को हटा के आप इसको क्या कर सकते हो, नेचुरल लॉग को हटा के हम लोग इसको लॉग की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एलओजी लॉग की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास फॉर्म क्या थी ऊपर, अगर आप फॉर्म इस फॉर्म को देखोगे, ये देखो ये हमारे पास एक फॉर्म है। अब ये वाली जो फॉर्म हमारे पास है, देखो आप लोग इस फॉर्मूले को आप फिजिकली भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं आपको मैथमेटिकली कॉपी पेन लेके डिराइव करना है आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए नोट हमारे पास क्या है, एक इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। और ज्यादा में से मुझे क्या माइनस कर देना है, मुझे आपको कितना अमाउंट किसी भी टाइम टी के ऊपर कितना अमाउंट रिएक्ट कर चुका है ना, और कितना अमाउंट हमारे पास बच गया है, वो चीज़ देखनी है। तो इतने में से अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन में से उतना अमाउंट माइनस कर दूं जितना मेरे पास रिएक्ट हो चुका है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट रिएक्टेड मिल जाएगा। कितना रिएक्ट हो चुका है वो तो केटी है, वो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वो केटी जो अमाउंट होता है वो रिएक्ट प्रोडक्ट ही होता है एक्चुअली,
है ना, जितना अमाउंट हमारे पास रिएक्ट कर चुका होता है। तो मैंने देखो मेरे पास क्या था, टोटल मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट था, ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, उसमें से मैंने के टी माइनस कर दिया, यानी कि इसमें से अगर मैं के टी माइनस कर दूँ मेरे पास अमाउंट अनरिएक्टेड आ जाएगा। तो इसको मैं नेचुरल लॉग की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए टी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना चाहूँ लॉग की टर्म्स में, कैसे करेंगे, 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट, है ना। जब भी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 से क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई करें और साथ में आ जाएगा लॉग माइनस के टी, दैट इज इक्वल टू, ये भी क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग ए टी बन जाएगा। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो 2.303 इधर भी है इधर भी है, अगर मैं इसको 2.303 के साथ कर दूं डिवाइड, मेरे पास इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी, तो बन जाएगा लॉग ए नॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स विद 2.303, तो log a नोट माइनस 1/2.303 इंटू के टी, दैट इज इक्वल्स टू log ए टी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल फॉर्म, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। तो मैंने आपको बोला ना, जैसे मर्जी मोल्ड कर जाओ, एक बार आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ चुकी है, अब आप चाहे इसको जितने मर्जी तरीकों के हिसाब से आप लिखते चले जाओ। ठीक है। तो अब ये हो गया, अब आप यहाँ पे अगले स्टेप में आप दोनों वाली जो लॉग वाली टर्म्स हैं इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा लॉग ए नोट, अब ये लॉग ए नोट है, इस साइड क्या है लॉग ए टी, ये माइनस हो जाएगा इस साइड आके, और इस साइड हमारे पास ये 2.303 वाला के टी वाला टर्म है, ये नेगेटिव है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा 1/2.303 इंटू के टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ए नोट बाई ए टी लिख सकते हैं, log ए नोट बाई ए टी, और ये बन जाएगा के टी अपॉन 2.303, ऐसे लिख दो चाहे, ये भी हमारे पास है ना इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कई तरीकों से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक ही है, बस हमने इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखा है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और मैं बात बताता हूँ, इसमें इसको और तरीकों से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास मैंने कंसिडर करी थी ए, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में। मान लो इनिशियल टाइम मेरे पास क्या था, 0 था, तब ए की कंसंट्रेशन ए नोट थी, उस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना था, स्टार्टिंग में तो अभी प्रोडक्ट नहीं बना होगा। अगर मैं इसका टाइम कर दूं किसी भी टाइम टी के ऊपर इस रिएक्शन को देखूं, तो मेरे पास कुछ हिस्सा ए नोट का खत्म हो गया होगा, वो कितना है ए माइनस एक्स, मतलब एक्स हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है, और कितनी अमाउंट बची है दैट इज ए नोट माइनस एक्स, कितनी अमाउंट लेफ्ट है दैट इज ए नोट माइनस एक्स। याद रखना ए नोट माइनस एक्स क्या है, अमाउंट अनरिएक्टेड, थोड़ा ध्यान से सोचना, आपको समझ आ जाएगा। ये जस्ट हमने वैसे ही फिजिकली ऐसे सोच लेना है, इसको मेंटली सोच लेना है। अब ठीक है, ए नोट माइनस एक्स, और कितना हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें से एक्स खत्म हो चुका है, यानी कि इसमें जो मेरे पास ए टी की है, ए टी क्या था, अमाउंट अनरिएक्टेड, ये क्या है मेरे पास अमाउंट अनरिएक्टेड, कितना मेरे पास अभी रिएक्ट नहीं हुआ, और ये अमाउंट किसके बराबर है, ए नोट माइनस एक्स के बराबर है। ऐसे ही जो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो मैंने ए नोट मान लिया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था, जो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला था, अगर मैं लॉग की टर्म्स किसी भी फॉर्म में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, जस्ट ये वाला जो ऊपर मैंने इक्वेशन ड्राइव करके इसी के अंदर पुट कर दिया। आप नेचुरल लॉग वाली में कर दो चाहे एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में कर दो, कोई इसमें वो नहीं है, सारी इक्वेशन सेम ही है और सही है। ठीक है। ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये के टी अपॉन 2.303, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन को, है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिखने की। आइए अब सीखते हैं इसका हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है ना। इससे तो पता लग गया ना, डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने बताया ना, एन जो ए है उसकी पावर बन रही है 1, है ना, ए की पावर कितनी बन रही है 1, 1 क्या है उसका ऑर्डर है, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम हाफ लाइफ देखते हैं, क्या वो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। हाफ लाइफ की बात करेंगे। हाफ लाइफ मैंने आपको पहले भी बताया, हाफ लाइफ का मतलब है कि जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड। अब हाफ रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब हाफ प्रोडक्ट बन चुका है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा, हमें मतलब है कितनी कंसंट्रेशन बची है। अगर आपने इक्वेशंस भी देखी होंगी तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं अमाउंट लेफ्ट की,
अमाउंट अनरिएक्टेड की, है ना, कितनी अमाउंट खत्म हो गई है उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो रिएक्टेंट कितनी अमाउंट बची है, तो हाफ बची होगी। किससे हाफ बची होगी, किस चीज से हाफ बची है, ए नोट से हाफ बची है ना। तो इसका मतलब जो अमाउंट अनरिएक्टेड होगा एटी होगा, वो किसके बराबर होगा, ए नोट बाय 2 के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या होती है, अमाउंट अनरिएक्टेड वो कितनी होगी, जितनी इनिशियल थी उसका आधा ही अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा हुआ होगा। समझ गए मेरी बात। अब हमारे पास इक्वेशन हमें पता है कि क्या है, नेचुरल लॉ की टर्म्स में लिखना है, नेचुरल लॉ की टर्म्स में लिख लो, अदरवाइज लॉ की टर्म्स में लिख लो, ठीक है। तो आंसर तो हमारे पास सेम ही आने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ, मेरे पास क्या थी इक्वेशन थी, ए नॉट बाय ए टी दैट इज इक्वल्स टू के टी, यही थी मेरे पास। अगर मैं इसको नेचुरल लॉ की टर्म्स में लिख रहा हूँ तो यही बनेगी इक्वेशन। अगर मैं टी को टी हाफ मान लूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं, के टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल, अच्छा ए नोट की कंसंट्रेशन तो ए नोट ही है, लेकिन जो ए टी है वो कितना हो गया, ए नोट डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया मेरे पास। टी हाफ का मतलब है मैंने हाफ लाइफ टाइम निकाल रहा हूँ, इस करके मैंने यहाँ पे टी हाफ लिख दिया है। अच्छा अब क्या बन जाएगा, के टी हाफ डेट इज इक्वल्स टू, अब ये 2 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा और ए नोट से ए नोट कट जाएगा, फिर बच जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा। और यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 की हमारे पास वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 0.693 होती है, और के जो है वो इस साइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं। अब अगर हम बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो इस रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व करा कि जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, यानी कि रिएक्टेंट के ऊपर वो अब डिपेंड नहीं करा। देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन डिपेंड कर रही थी, स्टार्टिंग में हमारे पास वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर मतलब वो डिपेंड कर रही थी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जाएगी और एक ऐसा हाफ पॉइंट आएगा जब हाफ रिएक्टेंट खत्म हो चुके होंगे और हाफ बचे होंगे, उस टाइम के ऊपर हमारे पास जो इसका जो हाफ टाइम है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसको मैं आप बताता हूँ नेक्स्ट आगे, आप थोड़ा सा कैसे हम इसको सोच सकते हैं। पहले आगे कंप्लीशन टाइम देखते हैं, इसका इसका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, ठीक है। कंप्लीशन कैसे निकालेंगे कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम का मतलब है जब हमारा सारा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है ना, सारा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, इसका मतलब जो अमाउंट अनरिएक्टेड था वो बचा ही नहीं, वो जीरो है, ठीक है। ए नोट को जीरो मत कर देना, मैंने आपको पहले बोला ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो हमारे हाथ में है, वो तो थोड़ी जीरो होगी, वो तो हम कुछ ना कुछ लेंगे ही। एटी मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कंसंट्रेशन है वो जीरो है, मतलब कि अब कुछ भी रिएक्टेंट नहीं बचा, सब कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इक्वेशन हमारे पास वही थी, नेचुरल लॉग ऑफ कितनी थी, ए नोट बाय एटी डेट इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ये मेरे पास बचेगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एटी को अगर मैं जीरो कर दूं तो ये बन जाएगा ए नोट बाय जीरो डेट इज इक्वल्स टू के टी। अब ये इतनी इतनी चीज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए नोट बाय किसी की पावर भी, मतलब किसी के डिवाइड में अगर जीरो हो, इन्फिनिटी होता है, तो ये चीज हमारे पास इन्फिनिटी होगी डेट इज इक्वल्स टू के टी। टी को अगर मैं टी के सब्स्टिट्यूट में सी लिख दूं, इसका मतलब होता है कि वहां पे कंप्लीशन टाइम की बात हो रही है, और आप अगर आप देखोगे कंप्लीशन टाइम वो आ रहा है इन्फिनिटी। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर गोज टू कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती है ना, ये हमेशा चलती जाएगी। समझ गए मेरी बात, क्योंकि वो इन्फानाइट टाइम आ रहा है, उसका कंप्लीशन टाइम इन्फानाइट है, खत्म ही नहीं हो रही। अब हम इसको तो सोचेंगे कैसे, मतलब कैसे कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास मतलब खत्म ही नहीं हो रही, मतलब उसके क्या हो गया इस रिएक्शन को, पहले तो स्टार्टिंग में तो डिपेंड कर रही थी, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टाइम क्या हो गया उस बेचारी को ऐसा कि वो खत्म ही नहीं हो रही है, क्या हो गया इसको, है ना। देखो जो कंप्लीशन टाइम है अगर वो इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचा हुआ होगा, तभी नहीं खत्म हो रही रिएक्शन। अगर रिएक्शन का इन्फिनिट टाइम है, इसका मतलब वो रिएक्शन खत्म नहीं हो रही, कैन नेवर गोज टू कंप्लीशन, इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट जो है रिएक्टेंट की वो हमारे पास बची हुई है ना। तो मैंने आपको पहले बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, तो वो तो खत्म हो गई, है ना, वो तो खत्म हो जाती है रिएक्शन। एक पर्टिकुलर मैंने आपको पॉइंट भी बताया था ग्राफ के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास वो रिएक्शन खत्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन खत्म नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्योंकि ये रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है,
रेट ऑफ रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और हमें पता है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन हम ज्यादा लेते हैं तो उस टाइम पे बड़ी ज्यादा कोलिजन्स होती हैं और बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनता है ना, और रिएक्टेंट खत्म होता चला जाता है। रिएक्टेंट खत्म होता चला जाएगा, जैसे जैसे कोलिजन होती चली जाएंगी प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, उनमें रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा। और मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास स्टार्टिंग में। अगर मैं आपको थोड़ा सा आ, इसके साथ नंबर्स के साथ डील करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिख रहा हूँ जबकि हमारे पास मोल्स होते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में लिखते हैं। मैं मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल्स थे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, प्रोडक्ट बनते चला जाएगा। स्टार्टिंग में रेट ज़्यादा था, बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, मान लो 5 हुए, फिर 5 खत्म हो गए, ठीक है, और उसमें से फिर 6 खत्म हो गए, फिर 8 खत्म हो गए, फिर एंड में मान लो कि 8 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। तो बचे कितने? 2 मॉलिक्यूल्स बच गए, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बच गए। अब देखो, जब 8 मॉलिक्यूल्स फिनिश हो रहे थे, स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल से कोलिजन ज्यादा थी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा था। 10 के बाद उसमें कम होते चले गए मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स खत्म हो गए, उसमें अच्छी कोलिजन हो रही। लेकिन उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स ही 2 बच गए एंड में, तो वो तो उनमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं रही अब। वो इतनी आसानी से, क्योंकि जितनी ज्यादा रिएक्टेंट होंगी उसमें उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, उतनी इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगी तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनना था। लेकिन जैसे जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जा रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने पे एक ऐसी कंसंट्रेशन आ जाएगी जहां पे वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं रहेंगी। मान लो 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो कर रहे हैं पर इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पा रहे, है ना। तो एंड में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो लास्ट में खत्म ही नहीं होंगे। मतलब जहाँ इनका रेट जो है वो एकदम से स्लो हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत कम बचे हैं, बहुत कम कोलिजन्स हो रही हैं, बहुत कम वो जो कोलिजन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर पा रहे हैं। तो जब बहुत कम मॉलिक्यूल में कोलिजन होंगी तो उसमें रेट ऑफ फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और रेट ऑफ फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट फिनिश ही नहीं हो रहे, बहुत रेट स्लो हो जाएगा, रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। स्लोअर पेस हो जाएगा इनका, जो इनकी जो स्पीड है वो एकदम से स्लो हो जाएगी। और उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल कम होगी। और तभी हम ये बोलते हैं कि इनका जो रेट टाइम है, मतलब कंप्लीशन टाइम है, वो कभी भी खत्म ही नहीं होता, मतलब इन्फानाइट होता है। क्योंकि एंड में लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल्स बच ही जाते हैं जो आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते। ये इसमें नहीं है, ये आपके सेकंड ऑर्डर में भी आपके पास जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है दैट इज आल्सो नेवर गोज टू कंप्लीशन, वो भी नहीं कंप्लीट होती, क्योंकि उसमें भी वो कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड करा, सेकंड के ऊपर भी डिपेंड करा, तभी हमारे पास कंप्लीशन टाइम इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे तो ये डिपेंड नहीं कर रहा था, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, तो वो फिनिश हो गए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एकदम से ये 2 बच गए कंसंट्रेशन एंड में, तो वो रिएक्शन कंप्लीशन में नहीं जाएगी। आई होप आपको मेरा ये समझ आया होगा पॉइंट, मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीशन टाइम इसका इन्फिनिटी है। और इसका जो रेट, जो हाफ लाइफ होती है इसकी, और वो भी इंडिपेंडेंट हो जाती है कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि उस टाइम के बाद इसकी बिल्कुल ही कंसंट्रेशन इसकी खत्म होने वाली, स्टार्ट वाली हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो एक पॉइंट पे आगे कुछ ना कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं जिनका रेट बहुत स्लो हो जाता है, जिनकी वजह से। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ हो गया और ये कंप्लीशन टाइप मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मान लो आपने टी 80% निकालना हो। टी 80% का क्या मतलब होता है? टी 80% का मतलब है दैट 80% रिएक्शन हैज़ बीन रिएक्टेड, है ना। 80% रिएक्शन हैज़ बीन फिनिश्ड, 80% रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं। तो बचे कितने हैं? तो अमाउंट अनरिएक्टेड कितना है? 80। अमाउंट अनरिएक्टेड कितना है? तो 100 में से 80 माइनस करने पड़ेंगे, दैट इज 20%। 20% जो है वो रिएक्टेंट्स अभी बचे हुए हैं, किसके? ऑफ ए नोट। और ए नोट का इनिशियल कंसंट्रेशन का 20% अभी बचा हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 80% का मतलब है 80/100, ये कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, है ना। तो ये 4/5 आपको पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि 2 T 4/5 निकालो,
तो सेम ही चीज़ है, चाहे टी 80% कर लो, जब भी आपको अगर परसेंटेज में कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो, फ्रैक्शन में कन्फ्यूजन होती है तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया करो। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में आना है तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो दोनों फॉर्म में आपको एक ही फॉर्म में समझा रहा हूँ मैं, परसेंटेज की फॉर्म में समझा देता हूँ, तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आ जाए तो भी इसको ऐसे ही करना है। बस इससे पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करो कि किसी भी टाइम टी के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो 20% ऑफ ए नोट है। 20% ऑफ ए नोट का मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20/100 इंटू ए नोट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर हमने नहीं लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी लेंगे तो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी इसको कर लो। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए नोट बाय 80 दैट इज इक्वल्स टू के टी। अब टी मुझे 80% निकालना, तो मैं टी 80% लिख देता हूँ। अब मेरे पास किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, मैंने आपको बताया था 20% ऑफ ए नोट है। इसको आप फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे बनेगा, ये 2 1 2, 2 5 10। फ्रैक्शन के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते, बन गया 1/5, 1/5 बन गया। यानी कि ये मेरे पास है 1/5 ऑफ ए नोट। कितना है, 1/5 ऑफ ए नोट। अगर नहीं भी कन्वर्ट करते फिर आप 20/100 कर देते। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए नोट अपॉन 1/5 ऑफ ए नोट दैट इज इक्वल्स टू के टी 80%। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम लोग। अब इसको 1/5 ऊपर चला जाएगा, ए नोट से ए नोट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू के टी 80%। अब मेरे पास टी 80% कितना आ जाएगा, टी 80% इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय के, ये मेरे पास आ जाएगा टी 80%। ठीक है, ऐसे हम लोग करके निकाल सकते हैं बाकी सब चीज़ें। बस मेन कंसेप्ट को समझना है कि 80% का मतलब है कि 80% खत्म हो चुका है, बचा कितना है हमें उससे लेना देना है। खत्म हो गया वो तो प्रोडक्ट बना ही देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमने करना है ऐसा कुछ ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं इसका, ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, फटाफट से इसके ग्राफ देखते हैं, 5 से 6 टाइप के ग्राफ देखने हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए देखे थे, ऐसे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। तो जैसे पहला टाइप का अगर मैं ग्राफ देखूँ, जो नॉर्मल हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आता है वो क्या था हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए टी दैट इज इक्वल्स टू के टी। यही हमारे पास, इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बताई थी वही लगानी है हमने ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही लगाना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टी दैट इज इक्वल्स टू के इंटू टी। अच्छा, अब फिर मैंने आपको इसको, अब मुझे क्या करना है, मुझे वाई एक्सिस, एक एक्सिस लेने है, उसमें तो मुझे 8 ये रखना है, नेचुरल लॉग ऑफ 80, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो 80 और साथ में बनाना है मुझे टाइम के साथ ग्राफ। तो वाई एक्सिस की तरफ मैं ये रखूंगा, तो इसको मैं नेचुरल लॉग ऑफ 80 को यही रहने देता हूँ, और इधर मेरे पास क्या है, के टी है, और उससे हो जाएगा माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट हो जाएगा। माइनस से मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 80 दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट माइनस के टी। या फिर आप इसको अगर थोड़ा सा इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, माइनस के टी, और ये मेरे पास माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ अभी देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये साइड में ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो y एक्सिस की तरफ मेरे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 80 ये वाली चीज़, और x एक्सिस की तरफ मेरे पास टाइम है, स्लोप मेरे पास नेगेटिव है, यानी कि ऊपर से मुझे नीचे की तरफ आना है। ठीक है, और ए नोट जो है वो मेरे पास क्या है, ए नोट जो है इतनी चीज़ मेरे पास क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए नोट। ठीक है, ये मेरे पास इंटरसेप्ट है, और ये मेरे पास क्या है, याद रखना ये नीचे टच नहीं करेगा, बिकॉज दिस रिएक्शन कैन नेवर गोज टू कंप्लीशन। इस करके मैं इसको ग्राफ टाइम के साथ टच नहीं करूंगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे 80 हमारे पास पूरे प्रॉपरली जीरो हो जाए, है ना, तो वो इन्फानाइट टाइम होगा हमारे पास, तो ये टच नहीं करेगा ज़्यादा ग्राफ। तो यहाँ तक ये वाली इक्वेशन हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। अब आप क्या करोगे, अब इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, एम मैंने बताया था कि एम जो होती है वो स्लोप होती है, स्लोप आ जाएगी माइनस के। ये मैं आपको ऐसे इस तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने आपको इसका डिटेलिंग वर्जन पीछे जीरो ऑर्डर एक्शन में अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको वो वाली लेक्चर आपने देखा हुआ है तो ये आप लेक्चर जल्दी समझ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस वहीं से सारे कंसेप्ट हमने उठाए हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको, अगर मैं नेचुरल लॉग बजाय इसको मैं लॉग की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लॉग की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था
ये मेरे पास कितना बन जाएगा अगर मैं इसको लॉग की टर्म्स में लिखता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन मैंने ऊपर बनाई होगी, यहीं पर 2.303 है ना, ऐसे करके बना देना। तो ये बन जाएगा log 80 दैट इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग, यहाँ पे लॉग आएगा log ए नॉट। ठीक है, तो फिर ये भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो ये भी ग्राफ सेम ही बनेगा, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग, पर इसकी जो स्लोप है वो माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगी, है ना। तो ये मेरे पास है log 80 के बीच में और साथ में है टाइम के बीच में, और इसका इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा log ए नॉट, ये इसका इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम मान लो, अब हम बनाते हैं इसको और हम किसके बीच में बना सकते हैं इस ग्राफ को, मान लो हम बनाते हैं, अच्छा इसका टी हाफ के बीच में बना लेते हैं पहले, टी हाफ एंड ए नोट के साथ बनाते हैं इसका ग्राफ। तो हमें पता है कि इसका जो टी हाफ था कितना आया था मेरे पास, इसका टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अब ये ए नोट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, एक तरफ मेरे पास ए नोट है, इसका कोई फॉर्मूले है ना, कर सकते हैं सीधा ही, ये तो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास टी हाफ और ए नोट का ग्राफ बन जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। आगे हम ग्राफ बना सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन आर, और साथ में हम बना सकते हैं किसके बीच में बनाए, कंसंट्रेशन के बीच में बना लेते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अब मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे हमारे पास ये ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट था, तो हमारे पास का रेट ऑफ रिएक्शन कितना आता था, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ अगर रिलेशन देखना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा इतना, है ना। तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, और ए के साथ था, है ना, और हमने ए की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली। ये ए क्या है, एट एनी टाइम टी, ए टी ही है, ये ए टी बोलते हैं इसको किसी भी टाइम, क्योंकि ए नोट के साथ तो ग्राफ का ए नोट तो है ही, इनिशियली कंसंट्रेशन है वो तो हमारे पास, तब तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट ही होगा। ठीक है, अभी जो हमारे पास है वो है रेट ऑफ रिएक्शन और एटी के बीच में ग्राफ। अब एटी की हमने इक्वेशन ऊपर लिखी, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखा, वहां से आप एटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आया था हमारे पास, ए नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी आया था। अगर इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना अब, क्योंकि एटी है, नेचुरल लॉग एटी नहीं है। नेचुरल लॉग एटी होता फिर तो आप ये वाली इक्वेशन उठा लेते जो ऊपर लिखी है मैंने अभी, ये वाली, है ना। तो अब यहाँ पे एटी था तो आपको इसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और चलो इतना काम आपको यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं है, एटी के साथ अगर कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, वो टाइम के साथ ग्राफ बन सकता था वहां से। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन और एटी के साथ ग्राफ बना रहा हूँ फिर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा, इसमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है और इस तरफ मेरे पास एटी है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट कोई नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो आगे जीरो है, स्लोप मेरे पास इसकी बन जाएगी रेट कांस्टेंट के। हाँ, जो नेक्स्ट ग्राफ था उसमें हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास आर है, और वर्सेस मुझे बनाना है टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, उसमें हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो रेट था वो रेट कांस्टेंट के, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 80, और जो रेट कांस्टेंट के है और 80 की वैल्यू कितनी थी, ए नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी। अब हम यहाँ पे ग्राफ, याद रखना ये एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स होते हैं, जब कभी भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऐसे होता है ई रेस टू पावर माइनस एक्स, है ना। जब कभी भी मैंने इसका ग्राफ बनाना हो तो आप ये देखना कि इसकी पावर में क्या लगा है, माइनस एक्स लगा है, तो माइनस एक्स का मतलब है कि इसका ऊपर से मैं स्टार्ट हो जाऊंगा और नीचे मुझे ऐसे करना पड़ेगा ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। अगर मेरे पास ग्राफ आता है ई रेस्ट पावर एक्स, इसका मतलब होता है मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे करना है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ऐसे करके ऊपर से मेरे पास डिके का ग्राफ बनता है और ये मेरे पास इंक्रीज का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रैक्शन, और जो यहाँ पे ई रेस्ट और माइनस के है ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव साइन लगा है, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन आर। और यहाँ पे अगर मैं टाइम के साथ का ग्राफ देखूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये स्टार्ट होके ये मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से हमारे पास बनेगा ग्राफ इसका।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये चीज़ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के साथ ग्राफ हो गया। अब जो हमने ऊपर एक एक बात और, इनमें एक्सपोनेंशियल वाली जो ग्राफ्स होते हैं इनमें स्लोप फिक्स नहीं होती, मतलब हम इसमें फिक्स स्लोप नहीं बता सकते। जैसे हमने ऊपर फिक्स स्लोप बताया कि माइनस के जो है वो उसकी स्लोप है या के उसकी स्लोप है। यहाँ पे जो स्लोप है आपको यहाँ पे टेंजेंट लेना पड़ता है हर, क्योंकि इसकी ढलान सेम नहीं है ना, यहाँ पे ढलान कुछ और है, इस पॉइंट के ऊपर ढलान की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, है ना, स्लोप की वैल्यू कुछ। तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ्स में स्लोप की वैल्यू फिक्स नहीं होती, स्लोप की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग होती है ना। तो आपको यहाँ पे टेंजेंट, जैसे आप मान ले आप यहाँ पे टेंजेंट ले रहे हो ऐसे करके, तो इस टेंजेंट के साथ आपने स्लोप की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यूज हमारे पास क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो एक ये वाला ग्राफ हो गया। और हमारे पास यहाँ पे हम किसके बीच में बना सकते हैं, अच्छा, प्रोडक्ट के साथ भी हम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसके साथ भी हम बना सकते हैं ग्राफ को। कैसे बनाएंगे, अगर मैं आपको बताऊं, इस तरफ मेरे पास है प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे होंगे ऐसे करके, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ है जो हमारे पास प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है और साथ में टाइम के साथ ग्राफ बन रहा है। ऐसे ही काफ़ी कितने ग्राफ्स हो गए हमारे पास टोटल, है ना, 5 to 6 ग्राफ्स हमने पढ़ लिए हैं। तो ऐसे हम लोग 5 to 6 ग्राफ्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, एक एक ग्राफ हम अब हम और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, एक मैंने कुछ बताया था ना, ए टी डेट इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। हम ए टी का ग्राफ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिके बन जाएगा। पर याद रखना नीचे टच नहीं करना, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर गोज टू कंप्लीशन, है ना। तो ये इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास जीरो होगी नहीं। और इसमें भी स्लोप्स जो आएंगी वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आती हैं। तो ये इसका ग्राफ, इसका कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू फिक्स नहीं है, वहाँ पे आपको टेंजेंट अगर न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा स्लोप या टेंजेंट वगैरह कुछ दिया जाएगा, फिर वो टैन थीटा के साथ कंपेयर करके हम कर सकते हैं। तो ये हमने 5 to 6 तरह के ग्राफ्स देखे, ग्राफिकल एनालिसिस देखी, इसकी इंडिकेटिव रेट एक्सप्रेशन देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ देखा, कंप्लीशन टाइम देखा, और मैंने आपको फ्रैक्शनल टाइम्स निकालना भी सिखाया कि अगर T3/4 निकालना है या T4/5 निकालना है या T80% निकालना है, 60% निकालना है। ये सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स में आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक ही लिमिट रखेंगे अपने आप को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के में लिख सकते हैं, और डिफरेंट पैरामीटर्स के हम इसके एग्जांपल्स भी साथ में स्टडी कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के अंडर ही आने वाली जो फर्स्ट ऑर्डर की जो एग्जांपल्स हैं वो वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आए होंगे, ग्राफ समझ में, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम्स ग्राफ्स में रहती है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ्स आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।